मैक्सिमम लोगों का ट्रेडिंग करियर वो दूसरे का प्रॉफिट देख के वहां पे स्टार्ट करते हैं। अभी सब लोग कहते हैं कि 90% ट्रेडर्स वहां पे लॉस में है। सॉल्यूशन की बात कोई क्यों नहीं करता है कि इसको हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे। स्कैल्पिंग कर रहा हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम से, तो मुझे ट्रेड में एंट्री लेने के लिए मेरे पास एनालिसिस टाइम भी 1 मिनट का है। स्कैल्पिंग में हम लोग जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन रखते हैं वो अलग होता है। स्टॉप लॉस आप क्या प्रेफर करते हो? इफ यू आर अ ट्रेडर देन स्टॉप लॉस इज योर गॉड। ये डिसिप्लिन पार्ट सीखने के लिए मुझे 8 साल लगे। मैं अराउंड यहाँ से मार्केट को देखना मैंने स्टार्ट किया था। ओके। एंड आई न्यू कि जब ये इतने कैंडल्स यहाँ पे बन चुके थे तो मुझे पता था कि स्कैल्पिंग में आपको मार्जिन का एक बेनिफिट मिलता है जो वहां पे नहीं मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू अपसर्च पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो ट्रेडर भी हैं, ट्रेनर भी हैं और टीचर भी रह चुके हैं, और इन्होंने इंजीनियरिंग भी की हुई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन्हें बुलाऊं क्या। मैं इन्हें इंजीनियर बुलाऊं, मैं इन्हें ट्रेडर बुलाऊं या ट्रेनर बुलाऊं। इन्हें मार्केट्स में 10 साल का एक्सपीरियंस है। सो आप जान सकते हैं कि लास्ट 10 साल में मार्केट में क्या हुआ, इन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। लोग इन्हें AKA द ट्रेड हंटर के नाम से जानते हैं, बट इनका नाम है मिस्टर धनंजय। सो वेलकम मिस्टर धनंजय। थैंक यू सो मच। ओके सर, सो बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, मुझे जानना है कि आप स्टॉक मार्केट में एंटर कब हुए? लाइक व्हेन डिड यू चूज कि मुझे स्टॉक मार्केट करना है या ट्रेडिंग करना है? राइट। देखिए, जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ 2014 में, आफ्टर दैट मैंने जॉब के लिए जहाँ पे ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा एक आफ्टर 6 मंथ्स मेरा एक्चुअली पहले से थोड़ा सा इंटरेस्ट था स्टॉक मार्केट में, लेकिन कोई एडवाइस करने वाला, कोई बताने वाला नहीं था कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हाउ टू एंटर। एंड एक सडनली एक फ्रेंड के थ्रू, जैसे मैक्सिमम लोगों का यही होता है कि आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर आपके बाजू में बैठा है, आप उसके तरफ देखते हो वो क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, आप पूछते हो कि आप क्या कर रहे हो, वो बोलते हैं मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो आप बोलते हैं अच्छा मुझे भी सीखना है। तो बोलता है, सामने वाला बोलता है ये इजी है, कोई नहीं, आप भी सीख जाओगे, कर लोगे। तो वैसा ही मेरा भी सेम वही जर्नी है, ऐसा कोई अलग नहीं है। तो मैंने भी इंटरेस्ट ले लिया, अकाउंट ओपन करवा लिया, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा लिया। तो सीखना होता है ये चीज़ तो पता ही नहीं था कि इस चीज़ में सीख के कुछ करना है, क्योंकि ऐसा लगा था कि जैसे कैजुअली वो मेरे साथ में जो फ्रेंड थे वो जैसे कर रहे थे ट्रेड, तो ऐसा लग रहा था कि ये कैजुअल चीज़ है, ये कुछ इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो बस अकाउंट ओपन करवा लिया, उनसे बेसिक चीज़ें सिखा ली, मतलब सीख ली कि क्या ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, बाय क्या करना है, सेल क्या करना है। तब तो ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली सेगमेंट्स क्या होते हैं। बस पता है कि एक स्टॉक मार्केट है जिसमें बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स है, जो कुछ 2-4 कंपनीज नोन थी उस टाइम पे कि इनके स्टॉक्स के, वो जो स्टॉक्स के जितने कंपनीज है वो नाम भी पता नहीं थे तब तो वो करवा लिया। तो एक दिन पहले जैसे अकाउंट ओपन किया तो उस दिन ट्रायल के लिए नॉमिनल थोड़ा सा फंड ऐड किया, इक्विटी में ट्रेड ट्राई किया, स्टार्ट किया। तो एग्जीक्यूशन ईजी लगा, 2-3 बार वो किया। फिर वही फ्रेंड के थ्रू पता चला कि एक ऑप्शंस ट्रेडिंग नाम की भी एक चीज़ है, जिसमें एक्चुअली ये जो इक्विटी में जो प्रॉब्लम उस टाइम पे लगती है ना स्टार्टिंग में कि भाई कम पैसा आ रहा है इक्विटी में, एक्चुअली पैसा नहीं आ रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो आदमी को थोड़ा सा वो ये लगता है। तो उन्होंने बताया कि ऑप्शंस ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि जिसमें ऐसे ऐसे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो आई वाज लाइक कि ये भी बाय सेल कर रहे हैं, वो भी तो बाय सेल करना है, तो वो कर लेते हैं। नाइस। सो ऐसा जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी वो इनिशियली वो जर्नी जो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा अकाउंट जस्ट न्यू ओपन करते हैं, फर्स्ट टाइम कैपिटल ऐड करते हैं, तो वो बहुत एक्साइटमेंट रहता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आगे आने वाले हर्डल्स का हमें पता नहीं रहता है। तो हमारे मतलब मेरे साथ भी वही हुआ। सो अराउंड 2014-15 मैंने वहाँ पे मेरा ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था। ओके। सो लोग आपको स्कैल्पिंग के लिए जानते हैं मेनली, कि यू आर द स्कैल्पर। मैंने भी आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आपने स्कैल्पिंग के अराउंड बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है। सो आपने स्कैल्पिंग चूज किया स्टार्टिंग से कि मुझे स्कैल्पिंग ही करना है, या फिर आपकी जर्नी भी वैसी कि आपने इंट्राडे किया, स्विंग किया, ऑप्शंस में फिर बाय किया, ऑप्शन सेल किया, एंड देन आपने स्कैल्पिंग चूज किया? स्टार्टिंग में मैंने ये कोई डिसीजन नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम पे तो पता भी नहीं था कि स्कैल्पिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में कोई डिफरेंस है ऐसा तो लगता है एकदम स्टार्टिंग में, जब तो पता चला ना कि स्कैल्पिंग क्या होता है, तब तो मेरा मन तो ये कह रहा था कि ये दोनों चीजें अलग है ही नहीं। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, कि हम लोग एक ही दिन में पोजीशन वहां पे एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं। स्कैल्पिंग में सेम चीज है, तो दोनों को अलग नाम क्यों रखा हुआ है? तो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं पता था कि स्कैल्पिंग में क्या होता है, तो वो कुछ ऐसा तो था नहीं। रही बात सेगमेंट्स ट्राई करने की, तो सारा तो मैंने वो ट्राई करके रखा था। सब करके जब इनिशियल फेज में जब सक्सेस नहीं मिलता है ना, तो आदमी तुरंत स्विच करता है कि अभी मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग करके देखा, मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, तो ये नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग, तो मैं क्या करूंगा, स्विच।
थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं, फिर थोड़ा सा उस तरीके से ट्राई करेंगे। ओके ये अलग अलग चीजें सब ट्राई की। ओके और ये स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में तो यही पता नहीं था कि सीख के पढ़ के ये चीजें करनी होती है। ये रैंडम थॉट्स मतलब रैंडम नॉलेज के ऊपर ये नहीं हो सकता है। इसको एक आपको कुछ है, की फैक्टर्स है, की पॉइंट्स है जो आपको पता होने ही चाहिए। तो ये तो कुछ पता नहीं था। तो जब ये रियलाइज हुआ तो जो नेक्स्ट फेज में थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस किया, तो लर्निंग के फेज के अंदर पता चला कि स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा उसके बीच में ये चला। और लास्ट के 4 साल के बाद मतलब लास्ट के 4 साल में एक्चुअली मुझे पता चला कि आई एम मोर कंफर्टेबल विद स्कैल्पिंग एज कम्पेयर टू अदर स्टाइल्स, बिकॉज स्कैल्पिंग के कुछ है की फैक्टर्स कि जो मुझे सूट कर गए। सो दैट इज वाई मैंने स्कैल्पिंग प्रीफर किया। एंड देन जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज मैंने एक्चुअली जो मेरी सिग्नेचर स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि आपने कहा जो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो अगर आप देखोगे तो वो कहीं पे भी आपको रिपीटेड देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उनके कुछ यूनिक पॉइंट्स है। क्योंकि स्टडी के बाद वो पता चला कि ये पॉइंट्स कंसिडर करके अगर स्ट्रेटेजी बनती है तो ये बढ़िया से काम करेगी। ओके गॉट। जैसे कि आपने कहा कि आपको इनिशियल फेज में तो ये भी नहीं पता था कि इंट्राडे और स्कैल्पिंग दोनों अलग अलग चीज है, राइट। सो आप हमारे यूजर्स के लिए 5 मिनट में एकदम इजी वे में समझा सकते हो कि स्कैल्पिंग कैसे डिफरेंट है दूसरे ट्रेडिंग स्टाइल से? एग्जैक्टली। सी स्कैल्पिंग क्या होता है, अभी जो दिमाग में है स्कैल्पिंग का एक पॉइंट तो सबके दिमाग में है। स्कैल्पिंग में हम लोग क्या करते हैं, कम टारगेट के लिए हम लोग वहां पे ट्राई करते हैं। और दूसरी चीज इसके बाद जो थॉट आता है स्कैल्पिंग के बारे में वो ये है कि क्वांटिटी हम थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। सो ये जो दो है ये तो की फैक्टर्स है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्कैल्पिंग को टोटली अलग बनाते हैं बाकी स्टाइल से। तो अभी जैसे इसको इंट्राडे के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तो इंट्राडे में जो मैं अभी इसके एडिशनल पॉइंट्स बताऊंगा वो ये है कि स्कैल्पिंग में हम लोग जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन रखते हैं वो अलग होता है। मोस्टली अभी मैं तो 99% टाइम्स में 1:1 ही प्रीफर करता हूँ इन स्कैल्पिंग। जितना टारगेट है उतना ही स्टॉप लॉस रखेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में वैसा नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप टारगेट थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो स्टॉप लॉस से। सो मैं अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा तो मैं 1:2 पे काम करूंगा, मतलब 1 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा तो 2 मेरा टारगेट रहेगा। इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और हो सकता है कि मुझे पता है यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ तो मैं वो उससे ज्यादा का भी अचीव कर सकता हूँ। लेकिन स्कैल्पिंग में ये रूल नहीं चलेगा। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्कैल्पिंग में नहीं चलेगा, बिकॉज स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग टाइम फ्रेम क्या यूज करेंगे। स्कैल्पिंग में हम लोग मिनिमम टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। मैं प्रीफरेबली मेरे ट्रेडिंग के लिए तो मैं 1 मिनट ही काम करता हूँ। अगर कोई बंदा जो स्कैल्पिंग करना चाहता है और लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट बहुत फास्ट होता है, तो ही कैन यूज 3 मिनट टाइम फ्रेम, नॉट मोर देन 3 मिनट। स्कैल्पिंग में 3 मिनट से ज्यादा नहीं, बिकॉज हम लोग जब स्कैल्प में ट्रेड में जब एंटर करने जा रहे हैं ना, तो सोचने का टाइम बहुत कम है। टाइम फॉर एनालिसिस हमारे पास बहुत कम रहता है, क्योंकि डिसीजन बहुत फास्ट लेना है। क्योंकि जब तक हम डिसीजन लेंगे तब तक वो गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो मूव हमें कैप्चर करना है वो अगर डिसीजन लेने में ही चला गया तो वहां पे ट्रेड तो वैसे भी नहीं बनेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में वैसा नहीं होता। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपके पास थोड़ा वक्त रहता है एनालिसिस करने के लिए, तो वहां पे हम लोग बड़े टाइम फ्रेम्स में काम कर सकते हैं। मैं 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट सजेस्ट करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और उतना ही वक्त मैं एनालिसिस के लिए सजेस्ट करता हूँ। मतलब जैसे मैं अगर स्कैल्पिंग कर रहा हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम से, तो मुझे मतलब ट्रेड में एंट्री लेने के लिए मेरे पास एनालिसिस टाइम भी 1 ही मिनट का है। ये लॉजिक ध्यान में रखिए। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ 3 मिनट, तो मेरे पास एनालिसिस के लिए 3 मिनट्स है। जब तक मतलब जो कैंडल पे मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया है वो कैंडल खत्म होने तक मेरा एनालिसिस खत्म होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल मेरा एंट्री कैंडल रहेगा। राइट। तो ये चीजें हैं जो अलग बनाती है। और भी सारी चीजें हैं, जैसे फिर इंट्राडे से ऊपर के, जैसे हम लोग स्विंग कहते हैं, पोजिशनल ट्रेड कहते हैं या इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यहाँ पे फिर मार्जिन का इशू आता है। यहाँ पे मार्जिन नहीं मिलेगा आपको। इफ यू आर होल्डिंग योर पोजिशन फॉर मोर देन 1 डेज, तो आपको वहां पे मार्जिन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिल जाता है। और मोस्टली हम लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं वो एक मतलब एक ये बन चुका है कि स्कैल्पिंग बोलते वक्त तो बहुत से लोग बोलते हैं कि आप लोग कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफरेबली वहां पे सजेस्ट करूंगा कि स्कैल्पिंग ये इंडेक्स में ही ज्यादा होता है, ऑप्शंस में पर्टिकुलरली। फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में इसलिए लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि वहां पे जब रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट की बात आएगी, जो प्रॉफिट हम लोग गेन करेंगे वो काफी कम रहेगा, क्योंकि वहां पे मार्जिन ज्यादा लगता है। फ्यूचर में ऑप्शंस में कम मार्जिन में हम लोग उतने ही पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा कि स्कैल्पिंग में आपको मार्जिन का एक बेनिफिट मिलता है जो वहां पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इंडेक्स ऑप्शन में स्कैल्पिंग करने जा रहे हैं तो फिर तो मार्जिन कोई वो पॉइंट ही नहीं बचता उसमें, क्योंकि वो 1:1 पे ही काम चलता है। इससे बहुत सारे डिफरेंस है। ओके।
सो जैसे जब भी आपने बात करी कि स्कैल्पिंग जो है बहुत फास्ट मूवमेंट होती है मार्केट में, आपको फटाक से ट्रेड लेना पड़ता है, फिर एग्जिट भी लेना पड़ता है, सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है। लाइक आपको 3 मिनट के अंदर तो पूरा ट्रेड खत्म भी हो सकता है इजीली। सो आपका जो डेली रूटीन है, लाइक हमेशा लोग कहते हैं कि ट्रेडर्स का तो ठीक है, वो बैठे हैं, ट्रेड करते हैं, आराम करते हैं, इजीली हो जाता है। बट मैं यूजर्स को ये बताना चाहता हूँ आपसे पूछ के कि एक ट्रेडर का रूटीन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपका रूटीन क्या है कि आप सुबह उठते हो, फिर कैसे पूरा आपका डेली जाता है, पूरा एक दिन ट्रेड करने में कैसे जाता है? ओके। अभी ये जो क्वेश्चन, इसका आंसर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहेगा आपको। ओके। मैं पूरा दिन ट्रेड करता ही नहीं हूँ। मुझे ट्रेडिंग के लिए लगता है पूरे दिन में मुझे सिर्फ 30 मिनट्स चाहिए। ओके। और मोस्टली वो मॉर्निंग सेशन में ही मैं वहाँ पे ये करता हूँ, प्रीफर करता हूँ। मॉर्निंग से जब बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं मतलब 9 बजे से पहले तो मेरा सिस्टम ऑन रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है, भले वो डायरेक्टली मेरे स्कैल्पिंग के मतलब जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता रहनी चाहिए। जैसे कुछ ग्लोबल एक्टिविटीज है, कुछ होता है ना, रिसेंट मुझे जैसे न्यूज में कोई आ गया, कोई चीज आ गई तो जिसकी वजह से मार्केट एकदम हैम्पर हो जाता है। सडनली कोई न्यूज आया जिसकी वजह से अगर हमारा मार्केट वहां पे मॉर्निंग में गैप अप या गैप डाउन ओपन होने वाला है, सो ये मुझे पता रहना चाहिए कि ये किसी चीज की वजह से हो रहा है, कुछ तो होने वाला है। सो इसके लिए मैं थोड़ा सा 9 बजे से लेकर 9:05 9:06 तक जो पॉपुलर वहाँ पे प्लेटफॉर्म से वहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ सर्च करता हूँ। अगर कुछ दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज और ऐसा कुछ नहीं कि मतलब आप अगर पढ़ रहे हो न्यूज़ तो कोई भी चीज़ दिख रही तो उसको ज़बरदस्ती रिलेट करो मार्केट के साथ, ऐसा नहीं है। हो रहा है कुछ, मतलब लग रहा है कुछ बड़ा है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अभी जैसे इलेक्शन के रिजल्ट से जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली होता है, सो इम्पैक्ट तो है, तो वो कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब मार्केट ओपन होगा तो मैं मोस्टली 9:15 से लेकर 9:25 के बीच में नहीं करता हूँ ट्रेड। उसका रीजन है कि बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स एंड ऑल, उसकी वजह से पहले 10 मिनट में ना बहुत ज्यादा वहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगा, जिसकी वजह से कभी भी ट्रेंड चेंज हो सकता है। मैं तो 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए 10 कैंडल हो गए 9:15 से लेकर 9:25, सो मैं उतना तो भी रेस्ट करता हूँ। और मैक्सिमम टाइम्स मेरे जो ट्रेड होते हैं वो 10 बजे के आसपास होते हैं, क्योंकि तब तक सारा जो वोलेटिलिटी एंड ऑल सब सारी जो चीजें वो ऑलमोस्ट सेटल हो जाती है और एक ट्रेंड वहाँ पे मिल जाता है। तो मैं ट्रेंड मतलब जो कंटिन्यूएशन उसमें भी ट्रेड करता हूँ, रिवर्सल में भी ट्रेड करता हूँ। जो मेरी स्ट्रैटेजीज है, सिग्नेचर स्ट्रैटेजी जो कोर्स के अंदर भी हमने पढ़ाई है, तो वो दोनों तरीके के लिए कवर करती है, दोनों क्लियरिटी वहाँ पे आपको मिल जाती है। तो और बहुत से बार मेरा जो हमारा जो चैनल है वहाँ पे भी मैंने पोस्ट किया, टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखोगे तो मेरे ट्रेड्स कुछ ट्रेड्स ऐसी भी है जो 10 सेकंड चले हुए, लिटरली 10 सेकंड। मतलब मैंने क्लिक किया, वहाँ पे ट्रेड में एंट्री हुआ और विद इन 8-9 सेकंड्स मुझे दिखता है कि यस मेरा टारगेट टच है, एग्जिट, और ऐसा पकड़ के 10 सेकंड में मेरा ट्रेड क्लोज भी हो जाता है। और जिस भी दिन मतलब जब भी मैंने ट्रेड करने बैठा हूँ मुझे प्रॉफिट हो जाता है, तो मैं मेरा सिस्टम में से वो टैप पहले क्लोज कर देता हूँ। भले मैं दिन भर बैठूंगा सिस्टम पे, मैं दूसरे काम करूंगा, लेकिन वापस मैं ब्रोकर लॉगिन नहीं करूंगा, मेरा प्रॉफिट हो गया। वो ये डिसिप्लिन का पार्ट है, राइट, दिस इज पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन पार्ट सीखने के लिए मुझे 8 साल लगे। 8 साल कि ये करना होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सीखने के लिए मुझे 8 साल लगे हैं। सो दैट इज वाई ये पार्ट भी हमने कोर्स में वहाँ पे कवर करा दिया कि डिसिप्लिन कैसे आप लोग मेंटेन कर सकते हो। और उस और बाकी की जो चीज़ें फिर वो सारी दिन भर में बाकी एक्टिविटीज फिर मैं देखता हूँ, स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो भी है जो मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है उसके लिए एनालिसिस करता हूँ, बाकी की चीज़ें भी देखता हूँ, ऐसा कोई नहीं। दोपहर में एक नॉमिनल मेरा ब्रेक भी रहता है, ब्रेक के टाइम पे ब्रेक भी लेता हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं 9:30 से लेकर 3:30 तक पूरा सिस्टम के सामने बैठा रहूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो आप यही कहना चाहते हैं कि एक ट्रेडर को यूजुअली अपनी रिसर्च करके अपने ट्रेड्स साइकोलॉजी के हिसाब से लेके तो ही सेंस बनता है। अगर आप पूरा दिन ट्रेडिंग सिस्टम के सामने बैठे रहोगे तो आप थक जाओगे, बट ट्रेड या तो ओवर ट्रेडिंग कर लोगे, एग्जैक्टली, या तो गलत ट्रेड्स ले लोगे, एग्जैक्टली, या तो जैसे आपने बोला कि आप कोई भी न्यूज़ कोई भी ट्रेड के साथ रिलेट करने की कोशिश करोगे। एग्जैक्टली। होता क्या है, अभी जो लोग अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं जब बताऊंगा तो बहुत सारे लोगों के अंदर से ये आवाज़ आएगी, हाँ यार मेरे साथ भी यही हुआ था। होता ये है इनिशियल फेज में जब हमें पता नहीं है ना ये डिसिप्लिन और ये सारी चीज़ें जो हम लोग मनी मैनेजमेंट के अंदर बोलते हैं, तो मैं मॉर्निंग में ट्रेड लेता हूँ। मतलब मैं सारे ट्रेडर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो हम लोग ट्रेड लेते हैं मॉर्निंग में, प्रॉफिट भी होता है, तो थोड़े टाइम के लिए खुशी भी लगती है, हाँ प्रॉफिट तो हो गया। फिर थोड़े टाइम बाद एक अंदर से फीलिंग आती है, चलो एक और ट्रेड ढूंढते, मुझे तो प्रॉफिट हुआ है, मैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा एटीट्यूड, दोनों वहाँ पे आ ही जाते हैं ऑटोमेटिकली, ग्रीन पोजीशन देख के तो आ ही जाएगा। फिर वो बंदा ढूंढता है ट्रेड। अभी ट्रेड ढूंढना यहाँ पे 2 चीजें, एक अगर आप सारे रूल्स को फॉलो करके ट्रेड ढूंढ रहे हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा।
लेकिन ट्रेड ढूंढते ढूंढते अगर एक तो वो एक्साइटमेंट है, एक कंधे पे ईगो बैठा है, दूसरे पे एटीट्यूड बैठा है, वो क्या करते हो, वो एक एक रूल तो कम से कम दोनों काट लेंगे। तो आप ट्रेड ढूंढते वक्त क्या करते हो कि ऐसा जोर जबरदस्ती फिर आपका एक नया स्ट्रेटेजी आता है, आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। फिर अगर याद भी आ जाए कि ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या समझाते हैं खुद को, अरे चल जाएगा कोई नहीं, बाकी के रूल्स चल रहे ना। और वहां पे हम लोग ट्रेड लेते हैं और जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है इधर वो पूरा चला जाता है और उससे ज्यादा भी चला जाता है, रेड पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर जीरो पोजीशन में। फिर यहाँ पे आता है सेकंड थॉट। एक थॉट ये कहता है कि यार एटलीस्ट जितना प्रॉफिट है उतना वापिस मैं कर लेता हूँ और फिर क्लोज कर दूंगा, फिर नहीं हाथ लगाऊंगा, है ना। या फिर अगर निगेटिव में गया है तो आदमी ये सोचेगा कि भाई नहीं कुछ ना तो जीरो पे लाके रख देता हूँ, ब्रेक इवन हो जाएगा, ब्रोकरेज निकल गया तो भी बहुत है, राइट। तो देन वी गो फॉर थर्ड ट्रेड। अभी जो मॉर्निंग में आपके साथ हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, तब जो ईगो और एटीट्यूड यहाँ पे बैठे थे वो सेकंड ट्रेड के बाद तो भाग गए, क्योंकि अभी रेड पोजीशन है। वो देख के तो कोई ईगो ना बचेगा ना कोई बचेगा एटीट्यूड। अभी क्या बचेगा, फियर, फोमो, है ना। आपको फिर वो क्या होगा कि जो थर्ड ट्रेड आप लेने जाओगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो तो काम करेगा ही नहीं। बहुत रेयर केसेस में काम करेगा, क्योंकि वहां पे साइकोलॉजी आपका वहां पे आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ट्रेड लेने के लिए। और डीप जाते हो आप और लॉस करके बैठते हो, यही सिलसिला चलता रहता है और इसी को ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। यही मेरा भी हैबिट था इनिशियली बिगिनिंग में, ये मैं भी करता था। सो इसका ही सॉल्यूशन है कि जब मैं ट्रेड करता हूँ तो स्कैल्पिंग के लिए मैंने एक अलग से एक अकाउंट में प्रीफर करता हूँ जो मैं धन का यूज करता हूँ, तो वो मैं लिटरली लॉग आउट कर देता हूँ। उसके लिए फिर आपके पास कुछ ऑप्शंस भी, किल स्विच भी होता है बहुत सारे इसमें। तो वो लॉग आउट करके फिर मैं मतलब इतना तो है मेरा कि मैं फिर दिन भर में मैं धन मतलब जो मेरा ब्रोकर लॉगिन है वो पेज में ओपन नहीं करूंगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हम हमेशा बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की, हम हमेशा इंडिकेटर्स की बात करते हैं, बट साइकोलॉजी जितना बड़ा रोल प्ले करती है ट्रेडिंग में, शायद उतना बड़ा किसी और चीज का नहीं है। मैं कहूँगा 100% अगर कोई बनता है ट्रेडर, तो 100% में आपका जो स्ट्रेटेजी का पार्ट है ना वो खाली 20% है। 10% मनी मैनेजमेंट है, बचा हुआ 70% पूरा साइकोलॉजी है। लोग यही गलती कर रहे हैं कि लोग स्ट्रेटेजी के पीछे जा रहे हैं। पहले इस चीज को समझो कि आपको स्ट्रेटेजी से पहले खुद के साइकोलॉजी पे कंट्रोल आना चाहिए। अगर आप साइकोलॉजी पे कंट्रोल लाते हो, आपको पता है मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, फिर आप कोई भी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर सकते हो, मतलब एक अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी में कोई भी मतलब ऐसा नहीं कहूँगा। तो ये पहले जो दो बेस है ना वो सबसे पहले आपका वहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। ये एक दिन में एक रात में नहीं होगा, मैं मतलब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है कि ये एक रात में हो, लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा और जिस दिन आएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि आप गलती यहीं पे कर रहे थे। तो आज सुबह जब हम लोग बैठे थे तो आपने जो स्ट्रैटेजीज के लिए कोर्स रिकॉर्ड किया है, सो मैंने देखा कि आपका साइकोलॉजी इतना परफेक्ट था कि आप सिर्फ ऐसे बैठे हैं, कैजुअली बात कर रहे हैं और आपने एक ट्रेड ले लिया और आपने एग्जिट भी कर लिया उसमें से। सो हमें थोड़ा उस ट्रेड के बारे में बताइए ना कि एग्जैक्टली आपने क्या कैसे लिया था उसको, क्या माइंडसेट था आपका वो टाइम पे। सो ये जो है निफ्टी बैंक का चार्ट हम लोग जो अभी देख रहे हैं, राइट। मॉर्निंग में जैसे मैंने कहा कि मैं पहले 10 मिनट तक कुछ ट्रेड नहीं करता हूँ, तो ये ट्रेंड मेरे लिए मतलब मैं वैसे भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करता हूँ। तो जब हम लोग कैबिन में बैठे थे, मैं अराउंड यहाँ से मार्केट को देखना मैंने स्टार्ट किया था। एंड आई न्यू कि जब ये इतने कैंडल्स यहाँ पे बन चुके थे तो मुझे पता था कि यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एंट्री कहीं ना कहीं पे मैं ले सकता हूँ। तो ये कैंडल पे मुझे मेरा पोटेंशियल एंट्री पता था कि जो एक्चुअली मैंने यहाँ से जो मैं स्टैंडर्ड रिस्क रिवार्ड रेशो फॉलो करता हूँ, 50 पॉइंट का एसएल जो यहाँ पे था ऑलमोस्ट, जो कि आने नहीं वाला था, कुछ भी हो जाए वो वहाँ पे आने नहीं वाला था क्योंकि काफी दूर था वहां से। और यही से मेरा एक्चुअली जो टारगेट है 50 पॉइंट का वो मेरा रहता है नीचे, जो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किए थे, मतलब जो पुट मैंने वहाँ पे पोजीशन लिया था वो ये मेरा टारगेट रहता है 50 पॉइंट का यहाँ पे नीचे। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक 7 से 8 मिनट में मेरा ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अगर मैं वेट करता था तो हो सकता है मुझे मोर देन 1:1 मतलब 1:2 1:3 तक मिले टारगेट, बट वो मेरा पार्टी नहीं बचा अभी, मतलब वो ग्रीड फैक्टर तो मेरे ट्रेडिंग सिस्टम में अभी है ही नहीं। नाइस। दुनिया किधर भी चली जाए, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, तो वैसा ही है कि मतलब इसके बाद मार्केट वहां से 1000 पॉइंट्स क्यों ना गिरे, मुझे ना ग्रीड आएगा, ना मैं नर्वस फील करूंगा, ना मुझे ऐसा लगेगा कि यार रिग्रेट करूंगा कि यार मैंने क्यों एग्जिट कर दिया। ये जो चीज है ना, यही आपको चाहिए स्कैल्पिंग के अंदर, ये आपके पास होना चाहिए।
ओके। हाँ, तो उसके बाद अगर नहीं होता तो मैं क्या करता, मतलब मैं या मेरी जगह कोई भी है नया स्कैल्पर, वो क्या करेगा, वापस एक एंट्री करेगा कि मेरे से वो छूट गया यार, वो प्रॉफिट मुझे लेना था, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अभी मैं दूसरी तरीके से लूंगा। लेकिन एज यू सॉ कि मैंने तुरंत वहां पे मेरा सिस्टम बंद, सब बंद, और हमने वहां से निकल गए। नाइस। दैट इज द रीजन। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि ट्रेडर को अपना ट्रेड लेना चाहिए पूरा सिस्टम के साथ समझ के, जैसे ही प्रॉफिट होता है उसको ज्यादा ग्रीड के पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे आपने बताया, मैं खुद रिग्रेट करता, इवन दो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया, मैं खुद रिग्रेट करता कि यार इतना बड़ा और था, मैं और ले सकता था प्रॉफिट इसके अंदर, तो 1:2 इजीली चले जाता। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साइकोलॉजी डेवलप करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। मैं देख रहा हूँ आपने एक इंडिकेटर भी लगाया है यहाँ पे, सो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? ये जो इंडिकेटर है, हाँ, मतलब इसी के ऊपर वो जो स्ट्रेटेजी है, हाँ, वो थोड़ा और भी चीजें हैं, मतलब उसमें Okay. ये सिर्फ इतना बेसिक एमएसीडी इंडिकेटर ऐसा नहीं कि उसको बेसिकली सिर्फ उसको यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो वो जो स्ट्रेटेजी जो हमने कोर्स में कवर की है, स्ट्रेटेजी नंबर 2, Okay. मेरी जो सिग्नेचर स्ट्रेटेजी है, वही स्ट्रेटेजी है। Okay. और मैं 90% टाइम्स, मतलब मैं बाकी की भी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन उस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। ओके। हाँ, क्योंकि वो मैं बहुत ज्यादा टाइम से वो यूज करते आ रहा हूँ, तो मुझे पता है उसके प्रोज कॉन्स, मुझे सारी चीजें पता है, कौन सा ट्रेड मुझे छोड़ना है ये भी मुझे वहां पे पता चलता है। तो मैं, हो सकता है कुछ कंडीशंस ऐसे हो सकती थी कि ये ट्रेड मैं छोड़ दूं, तो मैं छोड़ देता था, क्योंकि वहां पे मैं रूल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो ये वही स्ट्रेटेजी जो हमने हमारे कोर्स में कवर कराई है। नाइस। तो अगर मैं कोर्स देखूं पूरा पर्टिकुलरली और उसको अप्लाई करूं, मतलब साइकोलॉजी के साथ, हाँ, तो मैं स्कैल्पिंग कर पाऊंगा? लाइक इनिशियली स्कैल्प, अगर मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने अच्छी खासी, और मुझे मार्केट में 5-6 साल हो चुके हैं, राइट, और उसके बाद मैं आपका ये कोर्स देखूं और मुझे स्कैल्प करना हो आपकी स्ट्रैटेजी अप्लाई करके, सो मैं इजीली कर सकता हूँ उसको विद, और आपके और भी उसमें आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स और एमएसीडी है और भी इंडिकेटर्स आपने बताए हैं उसके अंदर। बिल्कुल। देखो, कोई भी बंदा, मतलब जो अभी मार्केट में उसको 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 6 साल हो गए, वो मैटर नहीं करेगा। ओके। हमारी बात चल रही थी तो मैंने बताया कि ट्रेडिंग एक ऐसा कोर्स है, जैसा अभी इंजीनियरिंग की बात की जाए, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने वहां पे पढ़ाया भी है, तो कि कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री के लिए ना आपको 39 सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं। ओके। जो मेन प्राइमरी सब्जेक्ट्स है, हाँ, सेमिस्टर वाइज जो आता है एग्जाम देके, तब जाके आपको लोग इंजीनियर बोलेंगे, तब देन यू विल गेट द डिग्री, राइट। ट्रेडिंग ऐसा कोर्स है कि इसमें अगर 40 सब्जेक्ट है तो आपको 40 सब्जेक्ट नहीं क्लियर करने हैं, आपको कोई भी 4 या 5 ही सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, तो भी लोग आपको ट्रेडर बोलेंगे। एंड आपके पास ऑप्शन है कि 40 में से कौन से 5 करने हैं। ओके। हाँ, इफ यू आर गोइंग फॉर मोर देन 5, मतलब आप अगर और नॉलेज के पीछे भागोगे, कंक्लूजन ये है इस स्टेटमेंट का कि आपको लिमिटेड नॉलेज पे ही काम करना है। आप अगर बहुत ज्यादा चीजों के पीछे जाने की कोशिश करोगे तो आप उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और स्कैल्पिंग में कंफ्यूजन को कोई स्कोप ही नहीं, जगह ही नहीं, क्योंकि आपके पास 60 सेकंड्स है डिसीजन लेने के लिए, कभी कभी तो 30 सेकंड्स पे डिसीजन लेना पड़ता है। तो वहां पे कंफ्यूजन जितना ज्यादा, तब तक तो ट्रेड छूट जाएगा, है ना। तो ये नहीं होता है, तो इसलिए लिमिटेड कंसेप्ट है जो हमने कोर्स में जितने कवर कराई है। इंडिकेटर्स तो इतने सारे हैं, लेकिन वो जो 2-3 इंडिकेटर्स हम लोग यूज करते हैं वही सफिशिएंट है, आप देख सकते हो कोर्स में। तो वो चीजों को अगर फोकस करके प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। साइकोलॉजी जो बताई है वही है, मनी मैनेजमेंट बताया है, वो सारे पॉइंट्स हमने वहां पे इसीलिए कवर किए कि इतना ही वो सिलेबस है जितना आपको पढ़ना है, और आपको तभी जाके ट्रेडर आप बन सकते हो। अगर स्कैल्पिंग में मल्टीपल ट्रेड्स लेने के बाद भी आप लॉस में हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना। ज़्यादातर स्कैल्पर्स रॉन्ग स्ट्रैटेजी, गलत टाइम पर एंट्री और एग्जिट, पुअर एग्जीक्यूशन और ओवर ट्रेडिंग की वजह से प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। बट वी हैव अ सोल्यूशन। धनंजय, जिन्हें आप ट्रेड हंटर के नाम से जानते हो, उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करना सिखाया है अपने स्कैल्पिंग कोर्स में। इसके साथ साथ उन्होंने राइट माइंडसेट डेवलप करना और मनी को मैनेज करना, ये सब कुछ अपने कोर्स में सिखाया है। एज अ बोनस आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन टूल भी मिलेगा, जिसे यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बन सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही दिए गए लिंक पर एनरोल करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो सो दैट द लर्निंग कंटिन्यूज। सर, हमने अभी तक ये तो सीख लिया कि स्कैल्पिंग में साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, रेशियो क्या होना चाहिए आपका, बट एक ट्रेडर को स्कैल्पिंग में ऑनेस्टली कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखो, स्कैल्पिंग का ऐसा है कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी सबसे पहले आप थोड़ा सा ये रियलिटी जान लो कि विदाउट ट्रेडिंग, मतलब अगर ट्रेडिंग नहीं है मार्केट में,
ट्रेडिंग नाम की कोई चीज नहीं, स्टॉक मार्केट ही नहीं है। हम्म। तो जो मैक्सिमम रिटर्न हम लोग सेफली वहां पे अचीव कर सकते हैं वो कितना है? कोई भी बैंक ले लो, एफडी करते हो, सेविंग करते हो, जो भी करते हो, हार्डली 8% है ना, 8 to 10% हम लोग बोल सकते हैं। हाँ। अगर कहीं प्रॉपर्टी गोल्ड कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है, लेकिन वहां पे भी फिर एक सेफ्टी का यही है कि वो रिटर्न भी आ सकता है, प्राइस हाँ। वो भी है। लेकिन फिक्स इनकम जिसको बोलते हैं, फिक्स इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, वो बैंक वाले देते हैं, बैंक वाले। तो वो 8%, 9%, 10%। तो अगर स्टॉक मार्केट आ जाता है फोकस में, फिर आ जाता है स्टॉक मार्केट, और हम लोग ट्रेडिंग में वहां पे पैसा लगा रहे, तो परसेप्शन ही ये बन चुका है कि स्टॉक मार्केट, वो बीच में डायलॉग भी आया था ना वेब सीरीज में कि कुआ है कुछ तो। अच्छा, हाँ, हाँ, तो स्टॉक मार्केट इतना बड़ा कुआ है कि देश का सारा हाँ, पैसा खा सकता है। हाँ, ऐसा ही ऐसा समथिंग। स्कैम तो 99। हाँ, तो वही चीज है कि लोगों के दिमाग में परसेप्शन ये है कि ये पैसा छापने की मशीन है भाई, बैठो यहाँ पे पैसा छापो। ऐसा है ही नहीं, ये दिस इज प्योर टेक्निकल। तो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट से, क्या वो सही है। आज सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोगों के पीएनएल दिखा दिखा के वो सब चलता है सोशल मीडिया पे, तो वहां पे वो इन्फ्लुएंसर्स है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं वो चीजें देख के, तो उनको भी लगता है कि यार ये अगर हो रहा है तो मतलब इसे इतना प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो ये नहीं होता है। सो स्कैल्पिंग बेसिकली हम लोग, मैंने स्टार्टिंग में बताया दो चीजें कि हम लोग छोटे टारगेट्स के लिए काम करते हैं, भले हमारी क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है। सो अगर मैं डेली 2% 3% का भी गेन को 2% में कह रहा हूँ 2%, प्रैक्टिकली इफ आई स्पीक की 1 लाख रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट करके मैं 2000 रुपीज प्रॉफिट गेन करूंगा। सो कहीं ना कहीं एक ट्रेडर का साइकोलॉजी ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। 1 लाख रुपीज कैपिटल आई एम यूजिंग एंड आई एम गेटिंग 2000 रुपीज ओनली, कैसे इतना कम? उसमें से 200 तो ब्रोकरेज चला जाएगा। तो ये एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन उतना ही रिटर्न्स आपको एक्सपेक्ट करना है। 2% अ डे, मंथली कितना हुआ? आप 20 सेशंस भी अगर ट्रेड करते हो, चलो ठीक है, आप डेली प्रॉफिट में नहीं रहोगे, कभी लॉस में कभी प्रॉफिट में। सो 2% अ डे 20 डेज का पकड़ा तो 40% होता है। मैं बोलता हूं 20-25% अगर पकड़ते हैं हम लोग मंथली 20%, एन्युअली कितना हुआ? ऑलमोस्ट 200%। राइट। सो ये कैलकुलेशन जो 2%, मैं तो कहता हूं 1% अ डे इज ऑल्सो सफिशिएंट। 1% अ डे भी करते हैं तो मंथली आएगा आपका एक 12% 13% के आसपास, जो एनुअली आपका जाएगा 100% के आसपास, मोर देन 100%। इतना रिटर्न तो कोई नहीं दे रहा है। अगर बाहर कहीं पे भी ये रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम स्टॉक मार्केट ओनली कि हमें इतना रिटर्न मिलना चाहिए कि एक दिन में मैं अगर 1 लाख रुपए पे ट्रेड करूं तो मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो। अरे हो भी जाएगा, लेकिन डेली नहीं होगा वो। जब प्रॉफिट होगा ना तो 1 लाख का 2 लाख प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख के ऊपर, लेकिन जाने को ये 3 लाख रुपए जाने को बहुत समय नहीं लगेगा उस एटीट्यूड के साथ अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो। सो एक्सपेक्ट जो है वो प्रैक्टिकली एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इतना रिटर्न हमें मिलना। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिनसे बात की है जो मंथली 2% 3% पे काम करते हैं, जो मैं डेली बोल रहा हूँ, मंथली 2% 3%, 2% अ मंथ, 24% अ ईयर। ही सेज कि आई एम अर्निंग मोर देन एनीवन, क्योंकि कैपिटल बड़ा है। इफ यू आर हैविंग 5 CR कैपिटल और आपको अगर एनुअली वहां पे 20-25% मिलता है तो 5 CR पे आपका अर्निंग ही 1-1.5 CR होता है, और वही प्रैक्टिकल। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम लोग कैपिटल लगाते हैं लैक्स में, थाउजेंड्स में, तो वो जो नंबर सुनने में आता है ना, वो दिक्कत है। और स्कैल्पिंग में आपको पोजीशन नहीं देखना है, स्कैल्पिंग में आपको देखना है कि आपने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो सकता है आप एक लॉट से स्टार्ट करो और आपको वहां पे ऑप्शन में 20 पॉइंट मिले। बैंक निफ्टी का अगर आप लोग वन लॉट ट्रेड करते हो तो 15 क्वांटिटी है, 20 पॉइंट्स मिले तो कितना हुआ? 300 रुपए। उसमें से आपका गया 30-35-40 रुपए, आपका ब्रोकरेज गया, बचा कितना? 250 रुपए। तो सुनने में कैसा लग रहा है? 250 रुपए, बट आपको लगा ही वहां पे 4000 था जिसपे आपने 250 रुपया गेन किया है। तो इस हिसाब से तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 6% 7% हो गया। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। अगर आप कैपिटल ज्यादा करोगे तो वो भी बढ़ेगा। आपने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए? 20-25 पॉइंट्स अगर ऑप्शन में कैप्चर होते स्कैल्पिंग में, ये हाईएस्ट हो गया। क्योंकि स्कैल्पिंग इसी को कहते हैं, छोटा छोटा पीस काटना है और तुरंत निकलना है। राइट सर, फिर रिटर्न्स की बात तो हमने कर ली कि हमें कैसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए और बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ स्कैल्पिंग या ट्रेड करना चाहिए यूजुअली।
मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके 10 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में आपने बहुत सारे लॉसेस किए होंगे, बहुत सारे प्रॉफिट्स भी बनाए होंगे अच्छे से, बट एक ऐसा कोई ऐसा मेमोरेबल ट्रेड जो आपको ऐसा लगा हो कि यार ये इसने तो मेरे पसीने छुड़ा दिए, मतलब ये कुछ तो भयंकर हो गया मेरे साथ। एक एक्सपीरियंस मेरे पास वो है, मतलब 2-3 एक्सपीरियंस है वैसे वाले, लेकिन एक वाला जो है ना, तो उस वक्त मैं ऑलरेडी पूरा टूट चुका था। मतलब एक बोलते हैं ना 3K का सहारा, एक ऐसा लास्ट मतलब वर्ज पे था मैं कि सब उस टाइम तक मैंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस वहाँ पे मेरे हो चुके थे। मतलब ऑलरेडी डेब्ट, जहाँ से मैंने पैसा लिया था वो तो अच्छा था, मैंने फैमिली मेंबर से लिया था पैसा, तो वो था। और लास्ट का मतलब बोलते ना लास्ट ट्राई में अभी करूंगा भाई, इसके बाद नहीं पता क्या होगा। उस वक्त तो वो ट्रेड मेरा होल्ड पे था और मैंने प्लान किया था कि 3-4 दिन में वो ट्रेड होल्ड पे रखूंगा। ऑप्शंस में हम लोग ट्रेड कर रहे थे बैंक निफ्टी में। उस वक्त वो मंथ था दिसंबर 2017 का, जिस वक्त आपका बैंक निफ्टी अराउंड 25,000 के आसपास था। अभी तो 50,000 क्रॉस हो चुका है। हाँ। तो कुछ तो न्यूज, हाँ इलेक्शन का न्यूज था, एग्जिट पोल था स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शन से गुजरात के। ओके। जब से 2014 के बाद गुजरात एक डिसाइडिंग फैक्टर हो चुका था, क्योंकि हाँ। गुजरात के सीएम हमारे पीएम बन चुके थे, हाँ। मोदी जी। हाँ। तो गुजरात पे ज्यादा फोकस था, क्योंकि वो तो वहां से या दिल्ली आ चुके थे, तभी गुजरात का क्या होगा। और हाँ। पॉलिटिकली इंडिया में पॉलिटिक्स पे बहुत चीजें चलती है, तो मार्केट भी तो चलेगा। हाँ। तो कुछ तो भी एग्जिट पोल था हिमाचल और गुजरात का इलेक्शन का, और मुझे उसके बारे में पता नहीं था कि ऐसा कोई एग्जिट पोल सिस्टम है कि जो मार्केट को वहां पे हैम्पर करेगा। ओके। अभी तो सब पता है, इस बार भी मैंने बताया था हमारे चैनल पे कि एक्चुअली एग्जिट पोल ही मैटर करता है रिजल्ट से ज्यादा। तो वो उस दिन मैंने मेरे आंखों के सामने जब वो स्टार्ट हुआ मार्केट गिरना, तब ऑलरेडी मेरा पोजीशन लॉस में था। मतलब जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उसका ऑलरेडी 13-14% के आसपास, 15% के आसपास मैं लॉस में था। ओके। और विद इन फ्यू मिनट्स, मुझे याद है अभी भी, वो 15 मिनट का टाइम ऐसा था कि आई वॉज ओनली सिटिंग लाइक दिस अलोन इन माई रूम, लैपटॉप था साथ में, और मैं देख रहा था, मैं चार्ट नहीं देख रहा था, मैं पोजीशन देख रहा था। चीजें तो मैंने बाद में देखी कि क्या हुआ। तो 5 मिनट में जो मेरा 15% का लॉस था ना, वो 90% का लॉस हो चुका था विद इन 5 मिनट्स। लिटरली मार्केट फॉल हुआ था ऐसा। कुछ समझने की बात नहीं थी, बस मैं देख रहा हूं, कुछ फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, मैं बस देख रहा हूं ये क्या हो रहा है। और एक्सपेक्टेशन, मतलब ऐसा तो एक्सपेक्टेड है ही नहीं ना कि इतना मूव करेगा। हाँ। और मैं देख रहा हूँ 300-400 पॉइंट का मूव 5 मिनट में, उस टाइम पे मतलब बहुत बड़ी बात थी। हाँ। जब 25,000 था बैंक, 25,000 था। मैं सिर्फ देख रहा हूँ और क्या कर सकता था, मैं बस देख रहा हूँ। गया गया गया, नीचे गया नीचे गया। और अच्छी बात ये हुई कि थोड़े टाइम बाद वो वापस ऊपर आया मार्केट। मतलब एक वो उस तरीके का फॉल था और वो रिकवर हुआ। रिकवर होने के बाद भले ही जितना मेरा लॉस था उससे ज्यादा लॉस दिखा, लेकिन जो नीचे जब गया था मार्केट और उस वक्त मैंने जो नंबर वहां पे देखा था, वो आज भी मुझे नींद में याद आ जाए तो मैं उठ के बैठ जाऊंगा। वो ऐसा सीन था। तो उसके 10 मिनट बाद तो मैं एकदम अलग से डोप टाइप सिचुएशन में, मतलब मुझे कुछ ही समझ ही नहीं आ रहा था मैंने क्या देखा है। और जब मैंने बाद में चेक किया तो पता चला मार्केट में ऐसा ऐसा मूव आया। तो वो क्यों आया वो भी बाद में चेक किया तो पता चला ऐसा ऐसा है। ओके। और बाद में कुछ सालों बाद पता चला कि वो जो मूव था एक्चुअली वो तो अपॉर्चुनिटी था पैसा कमाने का। चलो ठीक है, मुझे पता नहीं था, मेरा पोजीशन होल्डिंग पे था, इसलिए मेरे साथ वो चीज हुआ। और वो रीजन, वो शॉक मुझे लगने का रीजन ये था क्योंकि वो मेरा लास्ट ट्राई था वहां पे। मतलब लास्ट ट्राई मतलब उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं कि मैं कहीं से पैसा कैपिटल अरेंज करके वापस ट्रेडिंग में आ सकूं। फिर तो बस इतना ही सोचना था कि जिंदगी में ये जो पैसे लिए हैं जिन जिनसे, इनको वापस कैसे करना है। वो एक्सपीरियंस मैंने भूल पाऊंगा। सर हमने रिटर्न्स की बात कर ली कि स्कैल्पिंग में कितना रिटर्न्स होना चाहिए, हमने एजुकेशन की बात कर ली, हमने और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। बट मुझे एक बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अब मुझे स्कैल्पिंग के अंदर एंटर करना है या मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए एंटर करना है स्पेसिफिकली, तो मेरे पास कितना कैपिटल होना चाहिए? देखो कैपिटल की बात ऐसी है कि कैपिटल ये तो रिस्क एपिटाइट के ऊपर होता है, और कैपिटल के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब सिर्फ आई हैव 1 लाख रुपीज कैपिटल, दैट डजंट मीन कि मैं पूरे 1 लाख का वहां पे मैं पोजीशन वहां पे एंटर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं।
जैसे कुछ कैपिटल में से हमें वहाँ पे कुछ कैपिटल वहाँ पे साइड में रख के ही, मतलब मैं तो प्रेफरेबली वो करता हूँ कि मेरे पास जितना कैपिटल है तो मैं उसमें से 50% ही यूटिलाइज करता हूँ, जिसमें फिर मैं बाकी के पॉइंट्स ऐड करता हूँ। जैसे मेरा होता है रिस्क पर ट्रेड का कैलकुलेशन होता है, रिस्क पर डे का कैलकुलेशन होता है, ड्रॉ डाउन अलार्मिंग होता है, ये सारी चीजें वहाँ पे होती है कि जैसे जैसे वहाँ पे चेंजेस होंगे, मतलब आइदर प्रॉफिट में होंगे या लॉस में होंगे, लेकिन इन चीजों को मुझे मॉनिटर करना होता है, इसका जर्नलिंग में करना होता है, यही सारी चीजें जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कोर्स के अंदर, ये वही चीजें, तो ये सारे होता है। तो आप स्टार्ट तो कितने से भी कर सकते हो, तो मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप बिगिनर है, आपको स्कैल्पिंग का एक्सपीरियंस नहीं है एंड यू वांट टू जस्ट चेक कि आप कर सकते हो कि नहीं, तो आप हार्डली 10-20,000 से स्टार्ट करिए। मिनिमम जितना क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो, जितना आपको प्रोविजन मिलता है मार्केट की तरफ से, जैसे बैंक निफ्टी में 15 है, निफ्टी में अभी 25 हो चुका है, तो मिनिमम क्वांटिटी पे ट्राई करिए। मैंने वही बताया कि पोजीशन आपका कितना अमाउंट का बना है, प्रॉफिट या लॉस दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने कितने पॉइंट्स उस ऑप्शन में कैप्चर किए हैं या कितने पॉइंट्स लूज किए हैं, वो देखना है, वो नोट डाउन करना है आपको। सिंपल सी चीज है, आप ट्राई करने जा रहे हो और अगर उतने पॉइंट्स ले रहे हो, अगर आप फुल टाइम स्कैल्पर बनते हो, बड़े कैपिटल से अगर उतने पॉइंट्स कैप्चर करोगे तो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। सो दैट इज वाई वो कांस्टेंट है, वो आपको वहां पे ध्यान देना है कि आपने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए। तो आप स्टार्टिंग तो 10-20,000 30,000 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जब हम स्कैल्पिंग करते हैं यूजुअली इंडेक्स में, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे कौन से स्ट्राइक प्राइसेस में स्कैल्पिंग यूजुअली करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइसेस मुझे सिलेक्ट करने चाहिए जब मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, बहुत मतलब ये बहुत काम का क्वेश्चन है, इट इज गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है, मुझे भी यूट्यूब पे ये क्वेरी बहुत ज्यादा आता है। ओके, सिंपल सी चीज है, ऑप्शन का कुछ एडवांस लेवल का भी एनालिसिस है जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। तो उसमें से सबसे मेन जो है वो होता है आपका डेल्टा। ओके, जो डेल्टा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस ओरली बता देता हूँ कि आप जब स्कैल्पिंग करने जा रहे हो, सो आप जो भी एट द मनी वहां पे स्ट्राइक प्राइस है वो सबसे बेस्ट रहेगा। उसका रीजन मैं आपको बोल देता हूँ कि एट द मनी जो ऑप्शंस रहते हैं यूजुअली उनका डेल्टा रहता है 0.5। 0.5 का मतलब ये हो जाता है कि अगर आपका वहां पे बैंक निफ्टी में, मैं अगर कॉल में एट द मनी में ट्रेड लेता हूं, मेरा बैंक निफ्टी अगर वहां से 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो वो जो ऑप्शन मैंने बाय किया है वो 50 इंटू 0.5 दैट मीन्स डेल्टा, तो 25 पॉइंट्स मुझे वो वहां पे प्रॉफिट देके जाएगा वो ऑप्शन। तो ये कैलकुलेशन के लिए भी इजी कि हाफ, मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड बाय 2 कर रहे हो ना, तो ये कैलकुलेशन के लिए भी इजी है। फिर अगर आप आईटीएम में जाते हो तो वहां पे डेल्टा आपका ज्यादा रहेगा, ओटीएम में डेल्टा आपका कम रहेगा, तो एट द मनी इज ऑलवेज बेस्ट। और स्कैल्पिंग में वैसे भी हम लोग बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इजी हो जाता है फिर उस हिसाब से। ओके सर, मेरा एक और क्वेश्चन है इसी रिलेटेड। जब मैं एंटर कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट्स में, जब मैं एंटर कर रहा हूँ स्कैल्पिंग में, ट्रेडिंग के अंदर, सो ऐसी क्या पर्टिकुलर चीजें जो मुझे घाट बांध लेनी है कि ये तो करना ही नहीं है या फिर ये तो करना ही है, मतलब ऐसा जैसे आपने साइकोलॉजी की बात की, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक इनिशियल ट्रेडर को स्कैल्पिंग के अंदर जब वो एंटर कर रहा है, स्कैल्पिंग उसको ट्राई करना है, तो ऐसी कौन सी 2-4 चीजें हैं जो उसको ध्यान में रख के ही चलनी है? देखिए, डूज एंड डोंट्स की बात की जाए, हाँ, तो एक्चुअली मतलब ये मेरा सजेशन है, बहुत सारे डिस्कशंस में मैंने ये बताया भी है, कहा भी है, और ये मेरा ओपिनियन भी है कि स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, एनीथिंग, ओके, ये कुछ चीजें ऐसी है हाँ, जो अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर इंट्रोड्यूस की जाए, 18 साल के बाद हम लोग डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हाँ, तो उसके पहले ही अगर कुछ चीजें अगर हम लोग पढ़ा सके तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि ये जो चीजें हैं, अभी सब लोग कहते हैं कि 90% ट्रेडर्स वहां पे लॉस में है, गवर्नमेंट फिगर्स कहती है, हाँ, सेबी कहती है, एनएससी कहती है, एवरीवन इज सॉल्यूशन की बात कोई क्यों नहीं करता है कि इसको हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे। कोई ये एक उसके लिए हो सकता है कि इन चीजों को हम लोग अगर एकदम प्राइमरी फेज में ही अगर बता दे कि भाई ये चीजें आपको नहीं करनी है, जैसे ओवर ट्रेडिंग हो जाए, आपको साइकोलॉजिकल कंट्रोल आपके पास चाहिए, जो इलीगल एक्टिविटीज होती है मार्केट से रिलेटेड वो उनसे दूर रहना है, जैसे स्कैम्स होते हैं, लोग बोलते हैं ना आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे, आपका कैपिटल हम मैनेज करेंगे, हम आपको कॉल देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन चीजों के लीगैलिटीज, इलीगल क्या है, इन चीजों के बारे में पता रहना चाहिए सबको, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहना चाहिए। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा पॉडकास्ट के कि मैक्सिमम लोगों का ट्रेडिंग करियर ऐसा ही स्टार्ट होता है कि वो दूसरे का प्रॉफिट देख के वहां पे स्टार्ट करते हैं, तो वो उसी के पीछे भागते हैं। तो इन चीजों पे आपको ट्रेडिंग करियर स्टार्ट होने से पहले ही फोकस करना होता है। जैसे कि आपका एक टीचिंग बैकग्राउंड भी रहा है, राइट? जैसे कि आपने इतने साल पढ़ा है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर,
तो आपने अपने टाइम पे ऐसा कोई इनिशिएटिव देखा था लाइक फ्रॉम द गवर्नमेंट या फिर कॉलेज के हिसाब से कि लोग स्टॉक मार्केट, स्टूडेंट्स को स्टॉक मार्केट सिखाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं। इवन मतलब मैंने भी उसके बारे में सोचा कि कई प्रपोजल्स देके अगर हम लोग ऐसा कुछ प्लान भी कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि Okay. ये चीज़ जो है ये चीज़ बहुत बड़ी है। ये अगर मैं इनिशियल फेज में अगर जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊँ तो इट इज़ गुड। अगर कोई मुझे आके पूछेगा, अभी भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं बिगिनर हूँ, क्या करना है, तो उनको मैं ये चीज़ बोलता हूँ। और सैड एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब ये चीज़ें बताता हूँ ना तो वो बोलता है कि ये आदमी पागल है क्या, मैं इससे ट्रेडिंग सीखने आया हूँ, ये क्या बता रहा है। अरे मैं एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें बता रहा हूँ, बाद में तू ट्रेडिंग सीख, भाई पहले ये समझ ले। लेकिन उसको एक्सपेक्टेशन ये कि ये भाई मुझे ये सिखाएगा कि बाय यहाँ पे करूँ, सेल यहाँ पे करूँ, प्रॉफिट ऐसा बुक करूँ। जब ये बातें हम लोग करने जाएंगे तो लोग उस पर फोकस ही नहीं करेंगे, उस पर लोगों का इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं। ओके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे भी स्टार्टिंग के फेज में अगर मुझे ऐसा कुछ मिल जाता था, सो चलो ठीक है, आज हम मतलब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, मैं पहुंच चुका हूँ। हो सकता था मेरा जर्नी कुछ अलग हो सकता था। जो स्टार्टिंग के 3-4 साल मैंने 3 साल लगभग बहुत स्ट्रगल हुआ ट्रेडिंग में, वो अवॉइड हो सकता था अगर मुझे पता चल जाता था। लेकिन एज 90% ट्रेडर्स के साथ जो हुआ है मेरे साथ भी वही हुआ है, मैं भी वो 90% का ही एक पार्ट हूँ। लेकिन जब ये चीज समझ में आती है, आप इसको एक्सेप्ट करते हो, तभी जाके आपको रियलाइज होता है कि नाउ आप सही पाथ पे जा रहे हो। ओके सर, हमने स्कैल्पिंग के बारे में बात कर ली और ट्रेडिंग के बारे में बात कर ली। मुझे सबसे बड़ा जो पॉइंट लगता है, चाहे आप कुछ भी करो, आप लाइफ में कुछ भी करो, आप इंजीनियर बन जाओ, आप एडिटर बन जाओ, आप बहुत बड़े सीईओ बन जाओ, बट एजुकेशन, द बेसिक एजुकेशन एनीथिंग। और स्टॉक मार्केट्स में तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि लोग इस पे क्यों फोकस नहीं करते हैं। तो मुझे आपका इस पे जो व्यू है एजुकेशन के अंदर, चाहे वो ट्रेडर एंटर कर रहा हो या कोई इन्वेस्टर एंटर कर रहा हो, तो आपका इस पे क्या व्यू है? मतलब एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है? देखिए, अभी एजुकेशन की बात चली है तो गवर्नमेंट ने मतलब जैसे NISM सर्टिफिकेशंस एंड ऑल ऐसे कोर्सेज ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल है। वो स्टार्टिंग में ही आपको एक ऑप्शन दे देते कि भाई आपको क्या ट्रेड करना है, डेरिवेटिव्स में जाना है, इक्विटी में जाना है, म्यूचुअल फंड्स के लिए करना है, जो भी है बहुत सारे ऑप्शंस है। तो हम लोग वो कोर्सेज करके भी सीख सकते हैं, वहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन परसेप्शन हमें रोक रहा है। जो फास्ट मनी का परसेप्शन है, ओवरनाइट रीच होने का परसेप्शन है, वो हमें रोक रहा है कि जिसके पीछे हम लोग टाइम उन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि ये कोर्स में कर लूं, किसी का सिखा दूं, भले वो कोर्स फ्री में क्यों ना हो, वो नहीं सीखेगा। वो कोर्स का इंपॉर्टेंस कोई 1 लाख रुपए के कोर्स से ज्यादा हो सकता है जो कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है। लेकिन मुझे तो वही चाहिए क्योंकि मुझे वो डायरेक्टली ट्रेडिंग सिखा रहा है, भाई ये चीजों का सीख के मैं क्या करूंगा। तो ये होना चाहिए एजुकेशन। मतलब इसका जितने ज्यादा लोग लेंगे, अभी जैसे मतलब बहुत सारे अभी आपके इस पे भी जो वेबिनार्स होते हैं प्लेटफॉर्म पे या फिर कुछ कोर्सेज उससे रिलेटेड भी है अपसर्च पे, सो दे आर गुड। वो ये एक्टिविटीज रेगुलरली होनी चाहिए और पब्लिक को मतलब ट्रेडर्स को ये समझ में आना चाहिए कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये समझने के बाद फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज एंड ऑल एंड सेटअप्स एवरीथिंग इज देयर। ओके सर, हमने अभी जब ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, हम स्कैल्पिंग के अंदर बात कर रहे थे, तो मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है, स्टॉप लॉस के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब स्टॉप लॉस आप क्या प्रेफर करते हो? देखो, रिस्क रिवार्ड रेशो में स्कैल्पिंग में मेंटेन करता हूँ 1:1। ओके। और अगर इंट्राडे ट्रेड में कर रहा हूँ तो मैं 1:2। कभी कभी मेरा स्कैल्पिंग का ट्रेड भी मैं कन्वर्ट करता हूँ इंट्राडे। मतलब मुझे पता है वो सिनेरियो अगर वैसा है तो ही, अदरवाइज मैं 90% टाइम तो मैं वो नहीं करूंगा। और अगर मैं वहां पे कन्वर्ट करता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल भी करता हूँ। लेकिन स्टॉप लॉस तो रहना ही चाहिए, मतलब उसके हिसाब से तो मैं काम करता ही हूँ। मतलब वो रिस्क रिवार्ड रेशो उसी को कहते हैं कि मुझे पता है मैं लॉस लूंगा तो इतना लूंगा, मैं टारगेट रखूंगा तो इतना रखूंगा। ओके, तो आपके लिए स्टॉप लॉस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? स्टॉप लॉस, इफ यू आर अ ट्रेडर देन स्टॉप लॉस इज योर गॉड। ये मेरा स्टेटमेंट है। क्यों? अभी हम लोग जो जिंदगी में जो भी कुछ चल रहा है, हम लोग अच्छी चीज हो बुरी चीज हो भगवान को एक बार याद करते हैं। तो ट्रेडिंग भी वही है। जब बड़े लॉसेस हो जाते हैं, पैसा जो कैपिटल वाइप आउट होता है ना, तब आपको याद आएगा ट्रेडिंग का भगवान स्टॉप लॉस, कि अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता था तो शायद मैं बच सकता था। मतलब मैं बहुत सारे बात ये स्टोरी ये कहता हूं कि आप जंगल से जा रहे हो, एक जगह पे आप रुकते हो ऐसा थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, आपके फिंगर पे आके एक सांप काट देता है। आपका नसीब खराब है,
वो पॉइजनस है, आपको पता चल जाता है, इट स्टार्ट्स टर्निंग ब्लू, है ना, तो पता चल जाता है ये पॉइजनस है। अभी वहां पे 100 किलोमीटर दूर तक कुछ नहीं है, आपके पास हार्डली एक पानी बॉटल समथिंग कुछ खाने के लिए, बाकी तो वहां पे कुछ मेडिकेशन एंड ऑल, फर्स्ट एड कुछ नहीं है। तो आपके पास ना 2 ही ऑप्शन बचते हैं, आपके पास एक कोई कटर या जो भी रहेगा वेपन, तो आपको वो लिटरली उंगली काटना पड़ेगा, ये उंगली काटना पड़ेगा। अगर आप अभी उंगली नहीं काटोगे तो 1 घंटे बाद आपको हाथ काटना पड़ेगा, बिकॉज वो पॉइजन आपका फैलने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन के साथ पॉइजन बढ़ेगा। ये उंगली काटोगे तो वो पॉइजन वहां से हट जाएगा, अदरवाइज आपको हाथ काटना पड़ेगा 1 घंटे बाद। और अगर तब जाके हाथ नहीं काटा तो जान गंवानी पड़ेगी। ये क्राइटेरिया, ये जो है, ये प्रिंसिपल आप ट्रेडिंग में अप्लाई करो कि ये जो लॉस दिख रहा है ना, इसको मुझे बुक करना है, मैंने गलती की है, मेरा ट्रेड रॉन्ग गया, ये स्टॉप लॉस है ना मेरा, तो मुझे यहाँ पे इसको बुक करना है। स्टॉप लॉस हवा में तो हम लोग लगाने वाले हैं नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजी हम लोग डेवलप ही वैसे करते हैं, तो इसलिए वहां पे मुझे बुक करना है। ये नहीं बुक करूंगा, इसको मैं होल्ड करूंगा तो बड़ा स्टॉप लॉस दिखेगा, और ये बार बार करते रहूंगा तो कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो ये चीज है स्टॉप लॉस। ओके, हाँ, जो लोग स्टॉप लॉस विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए स्टोरी खास करके। मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे कि आपने आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाया 1:1, बट 1:1 ही क्यों? मैटर करता है स्कैल्पिंग के अंदर और इंट्राडे ट्रेडिंग में। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग में एनालिसिस आपने बड़े टाइम के लिए किया है, तो हो सकता है आपको वहां पे बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने को मिले। स्कैल्पिंग के अंदर मैं ऑलरेडी टाइम फ्रेम भी लोअर यूज कर रहा हूं, मैं तो 1 मिनट ही यूज कर रहा हूं, और मैंने एनालिसिस बस उतने सिनेरियो का किया है जितना मेरे नजर के सामने मेरे फ्रेम में है। कल क्या हुआ, मॉर्निंग में क्या हुआ, ओवरऑल मार्केट क्या कह रहा है, आई डोंट केयर। तो वहां पे जब मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं ना, तो मेरा पॉसिबिलिटी कि अगर मेरे फेवर में जाएगा तो सिर्फ एक नॉमिनल पीरियड के लिए, छोटे पीरियड के लिए जाएगा। सो दैट इज बाय 1:1 ओनली। और स्कैल्पिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मेरे पास 60-70% वाला भी अगर स्ट्रेटेजी है तो भी चलेगा, क्योंकि अगर 70% गेन करते हो, 30% लूज करते हो, तो बचेगा 40%। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70% जब बोलते हो तो 70% मिलता नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग में जब 1:2 है और मुझे 50% भी मिल जाए तो भी चलेगा, क्योंकि 1:2 है। मैं 100 में से 50 ट्रेड्स अगर लूजिंग है, 10 पॉइंट्स ईच अगर पकड़ते हो, तो मैं अगर 500 पॉइंट्स वहां पे लूज कर रहा हूँ, है ना, और अगर मुझे 50% मतलब 50 ट्रेड्स मेरे विनिंग है, तो 20 पॉइंट्स ईच है, क्योंकि 1:2 है, तो 1000 पॉइंट्स में गेन कर रहा हूँ, स्टिल आई एम इन प्रॉफिट ऑफ 500 पॉइंट्स। राइट। स्कैल्पिंग में वैसा नहीं, स्कैल्पिंग में इमीडिएट डिसीजन लेना है और वही पे ट्रेड करना है, तुक्काबाजी नहीं चलेगी। मुझे लगता है ये नहीं चलेगा, टेक्निकली ही स्कैल्पिंग करना है। ओके सर, आप एक ट्रेडर हो बट आप एक्टिवली इन्वेस्ट भी करते हो। सो आपने जैसे बताया कि आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, सो आप थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट साइड के बारे में कुछ बताइए हमें। देखो, इन्वेस्टमेंट जो मेरा है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है। ओके, मैंने SIPs भी करके रखी है, म्यूचुअल फंड्स है मेरे पास, जो होल्डिंग है मेरा पोर्टफोलियो है वो भी है, उसमें भी मैं एडजस्टमेंट करते रहता हूँ। इलेक्शन के पीरियड में बहुत बड़े बड़े एडजस्टमेंट करने का मौका था, वो कर लिए। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी है जो सेविंग्स के तरह से, मतलब जैसा आप एक फैमिली मेंबर हो, थोड़ा फैमिली का सोच के भी कुछ चीजें आपको करनी पड़ती है, थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, या जो टर्म प्लान्स हम लोग जिनको कहते हैं, तो ये सारा डाइवर्सिफाइड रखना पड़ता है। एक ही चीज के भरोसे आप लोग नहीं बैठ सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मेरा जितना भी इनकम है या जितना मेरा सेविंग है मैं पूरा का पूरा स्कैल्पिंग के लिए लगा दूं, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इतना रिस्क तो किसी को नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक सफिशिएंट अमाउंट, एक अच्छा अमाउंट जिससे मैं एक अच्छा अर्निंग कर सकता हूँ, तो वो मैं स्कैल्पिंग के लिए लगा सकता हूँ, और स्कैल्पिंग से जो अर्निंग आएगा फिर मैं वापस उसको डाइवर्सिफाई करूंगा बाकी अदर रिसोर्सेज में, बाकी अदर सेविंग्स में, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरा प्रॉफिट है, वो मेरा पैसा है नहीं, मैंने ऑलरेडी वो प्रॉफिट गेन किया हुआ है, और उसके ऊपर फिर अगर मुझे नॉमिनल भी थोड़ा परसेंट भी अगर रिटर्न मिलता है, सोने पे सुहागा। तो वो इसलिए फिर वो मैं करता हूँ, इस तरीके से डाइवर्सिफाई करता हूँ चीज़ों को। ओके, सो इससे हमें ये समझ में आता है कि ट्रेडिंग के साथ इन्वेस्टिंग करना भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल, और डाइवर्सिफिकेशन को भी के ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। सो धनंजय जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट। वेलकम। जब ये मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे डाउट्स थे, और मुझे यही था कि ये मेरे आज क्वेश्चन डाउट्स क्लियर होंगे या नहीं होंगे, बट ईच एंड एवरी डाउट वर सॉल्व्ड रियली अमेजिंग वे। जैसे कि आप टीचर हो तो आपने तो मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें सिखाई और समझाई, और मुझे बहुत कुछ पर्सनली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि जब मैं स्कैल्पिंग स्टार्ट करूंगा तो मुझे कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मैं आशा करता हूँ जैसे मुझे चीज़ें सीखने मिली होंगी वैसे हमारे यूजर्स को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में सीखने को मिली होंगी।
तो हमारे यूजर्स को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जब तक आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे हम आपके लिए ऐसे एजुकेशनल पॉडकास्ट इसी चैनल पे लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।